बिहार को बीते 3.5 सालों से इंस्पायर करने वाले बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी विकास वैभव मौजूद हैं एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए। और जब मैं आपसे ये बातचीत कर रही हूँ, दिवाली और छठ शुरू होने वाला है, तो पहला सवाल ही मेरा यही है कि 3.5 सालों में आपने जो बिहार को इंस्पायर किया है, क्या अभी तक का आपका होमवर्क रहा है और क्या फीडबैक मिला है, इसके बारे में बताएं। देखिए, इंस्पायर जो मैं कर रहा हूँ या करने का प्रयास कर रहा हूँ, इसका उद्देश्य है कि 2047 तक ऐसा बिहार बने जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। और ये एक पब्लिक ड्रिवन कैंपेन है जिसमें वॉलंटियर्स आगे आएंगे और लोगों को उस प्रकार से हेल्प करेंगे या कंट्रीब्यूट करेंगे। और पलायन की जहाँ तक बात है कि बिहार से लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, इसका जो मॉडल यही है कि बिहार में एक उद्यमिता की क्रांति, रेवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इसको हमको मिलकर लाना होगा, जिससे हमारे यूथ स्टार्टअप्स की ओर बढ़ें, बिजनेस की ओर बढ़ें। और हर पंचायत में स्टार्टअप्स लगाने के लिए हमारे यूथ जब तैयार हों तो उनकी हैंड होल्डिंग के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए ऐसे कैपेबल बिहार के लोग जो आज बिहार में हो सकते हैं, बिहार के बाहर हो सकते हैं, वो सामने आए, तत्पर रहें और एक नेटवर्क के रूप में हम उनकी हेल्प करें। तो अभी तक इसमें लगभग 10,000 सफल उद्यमी या ऐसे लोग जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काफ़ी सीनियर पोजीशंस पर हैं, इस कैंपेन के साथ जुड़कर सहयोग कर रहे हैं। और लगभग 1 लाख से अधिक लोग इसमें आज जुड़े हैं वॉलंटरी रूप में। सर, ये आपका जो जवाब है, ये कई सवाल एक बार फिर से छोड़ जाता है। एक तो हर नई सरकार आती है बिहार में, और चूंकि मैं बिहार से हूँ, मैंने देखा है बिहार को, सरकारें आती गई और सरकारों ने कहा कि हमने पलायन रोकने के लिए ये काम किए, वो काम किए, लेकिन धरातल पर वो दिखता नहीं है। आप भी जब कह रहे हैं कि एक मॉड्यूल बनाना होगा, काम करना पड़ेगा, आखिरकार पलायन नहीं रुकने के पीछे की वजहें क्या कुछ हैं? देखिए, बिहार में एक बहुत बड़ी जो समस्या मैं देखता हूँ यूथ में, सरकारी नौकरी के प्रति बड़ा आकर्षण है। कितना भी हम पढ़ते हैं तो एक सबसे पहली प्राथमिकता यही होती है कि हम सरकारी नौकरी कैसे लें। इसके लिए आप देखते हो आंदोलन भी होता है, बहुत तरह के प्रयास होते हैं। और पॉलिटिक्स को भी आप देखें तो इस पर निर्भर हो जाती है कि कितने नौकरी आप दे सकते हैं, कितने नौकरी हमने दिए। बहुत सारे डिबेट्स आप देखते हैं। लेकिन बिहार के यूथ को जब तक हम एंटरप्रेन्योरशिप की ओर, उद्यमिता की ओर नहीं मोड़ेंगे तो ये चैलेंज सॉल्व नहीं हो सकता। आज बिहार की यदि पॉपुलेशन की बात करें तो 14 करोड़ लगभग पॉपुलेशन बिहार की है। उसमें 9 करोड़ पॉपुलेशन ऐसे यूथ की है जिनकी उम्र 30 साल से कम है। हम लोग यदि 2047 तक विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो अब सोचिए 9 करोड़ लोगों को यदि बिहार में रोजगार देना हो, तभी तो पलायन रुकेगा अगले 2 दशकों में। और 2 दशकों में यदि 9 करोड़ लोगों को रोजगार देना है तो सरकारी नौकरी से तो हो ही नहीं सकता। शायद 1% से कुछ अधिक किसी पार्टी की सरकार बनेगी तो दे पाएगी। लेकिन यदि हम हर गांव में स्टार्टअप्स नहीं लगाते, ऐसे उद्योग की तरफ नहीं बढ़ते, तो कैसे लोगों को नौकरी देंगे? और ये अचानक कोई बाहर से तो आएगा नहीं, तो हमको सीड करना पड़ेगा, हमें अभी से शुरू करना पड़ेगा। इस कैंपेन में हम लोग छोटा एम लेके चल रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में 2028 तक एटलीस्ट 5 स्टार्टअप्स लोगों के मार्गदर्शन से, लोगों के सहयोग से, इस प्रेरणा से हम स्थापित कर सकें जिसमें कम से कम 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे कुछ स्टार्टअप शुरू हुए हैं, उनको हम लोग नर्चर कर रहे हैं, मेंटर कर रहे हैं, ऐसे लोगों के माध्यम से जो बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ये प्रयास चल रहा है। जब हम सिस्टम की बात करते हैं, मतलब इंटरव्यूज़ देने जो युवा जाते हैं, विशेष तौर पर बिहार को तो कहा भी जाता है आईएएस की फैक्ट्री, तो कहते हैं कि हम सिस्टम में चेंजेस लाएंगे, लेकिन जब वो सिस्टम का हिस्सा बनते हैं तो वो चेंजेस नहीं दिखता है। देखिए, इसमें मैं कहूँगा यदि आप सच में आप सिस्टम में चेंज लाना चाहते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम कहते हैं कुछ, अंदर में बात कुछ और होती है। इफ़ यू आर प्योर फ्रॉम द हार्ट, प्योर फ्रॉम द माइंड, इफ़ यू आर फर्म बट पोलाइट, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। मैंने यही अनुभव किया। जब भी मैंने कोई कोशिश की, तो हो सकता है कुछ लोगों ने प्रयास किया हो कि रोकें, लेकिन मन में यदि आपके भाव में कोई स्वार्थ नहीं है, आपको लगता है कि जो भी हमको करना है ये मुझे करना है, मेरी लाइफ इतनी ही है और मुझे कुछ दे के जाना है समाज को, तो आप करते हो। तो इसलिए ये कहना कि मतलब जो कहते हैं ना कि हम आए और सिस्टम आए और फिर हम कर नहीं पाए, दैट इज़ अ रॉन्ग वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। मुझे लगता है जो करना चाहेंगे, अगर संकल्प उनके मन में है तो निश्चित करेंगे। परिस्थितियाँ विचलित कर सकेंगी, लेकिन हम वो ऐसे लोग विचलित नहीं होंगे। मतलब छठ का अभी त्यौहार शुरू होने वाला है और बड़ी संख्या में दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, बाहर से लोग जो हमारे बिहारी हैं, बाहर नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, कोई भी काम कर रहे हो, ट्रेनों में भर भर के आ रहे हैं। तो जब हम उसकी तस्वीर देखते हैं तो लगता है कि काश ये अपने घर पर होते तो इनको इतनी बड़ी संख्या में बाहर जाकर कम पैसे, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिल जाए, काम करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको भी महसूस होता होगा। क्या लगता है, क्या चल रहा होता है दिमाग में? बड़ी पीड़ा होती है, दुख लगता है। इनफैक्ट अभी छठ की बात हो रही है, कोविड के टाइम का आपको याद होगा कितने लोग पैदल चल के आ रहे थे। अभी तो गाड़ियाँ उसके लिए भगदड़ मच रही है। कल हमने सूरत का वीडियो देख रहे थे, ऐसा स्टैम्पीड हो गया।
लोग घर जाने के लिए व्याकुल हैं, लेकिन वैसा साधन नहीं है। लेकिन क्या कारण है? इनफैक्ट मुझे याद आता है मेरे जीवन में 9th क्लास में पहली बार पिताजी की पोस्टिंग भोपाल हुई और बच्चों ने बिहारी बोल के चिढ़ाया था, और लगभग फॉर 1 मंथ मैं इतना विचलित हुआ कि जिस शब्द को सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, अपमान का सूचक किसने बना दिया। कौन है? मैं सोचता था किसने किया, पॉलिटिशियंस ने किया, किसने किया। और बचपन में लगता था मैं क्या कर सकता हूँ। उस समय तो आसपास के लोग थे जो छात्र थे, तो मुझे लगा सबसे अच्छे से पढ़ता हूँ एंड आई ट्राई टू बिकम द टॉपर ऑफ द क्लास, ताकि लोगों को लगे बिहारी कमजोर नहीं होता है। वही किया। उस समय लोगों के मन में एक अलग भावना जगी, लेकिन यात्रा चलती रही और मन में लगा कि यदि बिहारी शब्द को पुनः सम्मान के प्रतीक बनाने में मेरी कोई भूमिका हो तो मेरा जीवन तभी सार्थक मैं मानूंगा। यात्रा चलती रही। बाद में कई बार मैंने बताया है, आईआईटी जब मैंने एग्ज़ाम दिया, पेपर लीक हुए, केंद्र बिहार था 97 में, एक और झटका लगा। आईआईटी पहुंचे, फर्स्ट ईयर के बाद पिताजी की पोस्टिंग बरौनी हुई। सब लोग गर्मी छुट्टी में घर जाते थे, मुझे जाने से मना किया गया कि पकड़ के शादी होती है बेगूसराय में। और तब उस समय कहीं ना कहीं उपनिषद लाइब्रेरी में दिखा, और जब पढ़ने लगे तो बिहार की क्या दृष्टि थी, इसको जब मैंने देखा, समझा, तो मुझे लगा हम तो ऐसे लोग थे, कोई भेदभाव से परे सोचते थे, कुछ नया सोचते थे। तभी वैशाली स्थापित हुई, तभी विश्वविद्यालय स्थापित हुए, जीरो हमने विश्व को दिया। लेकिन आज नया चिंतन तो छोड़ दीजिए, हम आपस में संघर्ष में इतने बुरी तरह उलझे हुए हैं कि हम आगे जा ही नहीं पा रहे। और जो मूल समस्या है बिहार की, उस पर किसी का फोकस नहीं है। अगर आप पॉलिटिक्स की बात कीजिए, जितने भी सरकारें हैं, जितने दल हैं पॉलिटिक्स, तो उसका अगर आप बातें बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन अगर एक क्रक्स में आप देखेंगे, बचपन में सही मुझे लगता था कि इनका कोई एम एक है तो है कि कैसे अगला चुनाव जीता जाए। इसके बियॉन्ड जो विजन है उस रूप में दिखता नहीं, क्योंकि जब भी आप कैंडिडेट्स को देखें किस रूप में चुने जाते हैं, तो जाति के आधार पर बिहार का समाज बटा हुआ है, एंड दैट बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज जो आज हैं, जो आना चाहती हैं। और क्या लगता है कि इसी वजह से जिस तरीके से काम होना चाहिए था, जो आप बाकी राज्यों में देखते हैं कि काम हुआ है, विकास दिखता है, अगर सरकारें बात करती हैं, तो बिहार में उस स्तर का विकास आज तक दिखा नहीं है। देखिए, बिहार में एक अच्छे नेतृत्व की जरूरत है जो बिहार के लिए सोचे, और ऐसे यूथ हम लोग को रेडी तैयार करने होंगे जो इन छोटे छोटे बातों से ऊपर उठे, जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं, मतभेद से ऊपर उठकर बिहार के लिए सोचें। और ऐसे लोग एक संगठित रूप में जब बिहार के लिए कार्य करेंगे, इसी विजन के साथ हम लोग इस सोशल कैंपेन को चला रहे हैं कि केवल पॉलिटिक्स से बिहार नहीं बदलेगी जब तक सोशल बड़ा रेवोल्यूशन बिहार में नहीं होगा, जिसमें हम लोग इन भावनाओं से ऊपर उठकर बिहार के लोगों को जोड़ना, देखना, सोचना नहीं सिखा सकेंगे, अपने यूथ को मोटिवेट नहीं कर सकेंगे। तो बड़ी संख्या है, 9 करोड़ लोग। अगर अगले 2 दशक में हम लोग को उनको रोजगार देना है तो सबसे पहले उनको शिक्षित करना होगा, चाहे किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो। और पॉलिटिक्स में हम लोग अक्सर सोचते हैं कि पॉलिटिक्स से चेंज आएगा, लेकिन जब तक पॉलिटिक्स में अगर कुछ अच्छे लोग आ भी जाएंगे तब तक चेंज नहीं आएगा, जब तक समाज में बड़ा व्यापक परिवर्तन नहीं हो। तो उसके लिए हर व्यक्ति को जोड़ना होगा, सोचना होगा कि यदि प्रॉब्लम ये है तो इसको दूर कैसे किया जाए। पेपर लीक का एक आपने जिक्र किया है कि पेपर लीक जो है होता रहा है, आज भी होता है। सीबीएसई से लेकर के नीट से लेकर के तमाम पेपर लीक्स बिहार में होते हैं। बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है। लूप होल पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने तो उस दंश को झेला है, और कहीं ना कहीं आज जो हूँ उसमें एक बहुत बड़ा कारण पेपर लीक भी था। मन में संकल्प जगा कि बिहार को बदलना है, और कहीं ना कहीं तभी जाकर आईपीएस में आए। देखिए, सिस्टम में बहुत सारे लोग हैं, और जब भी पेपर लीक की बात होती है तो इसमें 2 कारण है। एक तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कुछ शॉर्टकट से हमें सफलता मिल जाए, और दूसरे सिस्टम में ऐसे लोग हैं जिनको उसके कारण कुछ आर्थिक लाभ होता है। तो दोनों के मिलने से इस प्रकार का कांड हो जाता है, जिसमें कुछ लोग लाभान्वित होते हैं, शेष सभी पीड़ित होते हैं। पर आप तो सिस्टम में हैं, सिस्टम क्या कर रहा है पेपर लीक के लिए? पेपर लीक में जहाँ तक जो गवर्नमेंट रिस्पॉन्स है वो आप देखते हैं, केसेस होते हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, ये होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बहुत अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं कुछ लूपहोल रह जा रहा है, जिसमें कुछ ऐसे लोग जो पूरी तरह से निस्वार्थ नहीं है, वैसे लोगों को जब दायित्व मिल जाता है तभी ऐसी दिक्कत आती है। तो इसमें मुझे जो लगता है, मतलब अपनी जो मेरी दृष्टि है उसके हिसाब से, जब भी ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एग्जामिनेशन से डील करते हैं, उसमें बड़े ऐसे लोग आने चाहिए जिनकी इंटीग्रिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हो। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन दिनों एक नया टॉपिक है जिसके बारे में खूब डिस्कशन हो रहा है, और एक गैंग जिसके बारे में मैंने अभी आपसे जिक्र भी किया कि लॉरेंस बिश्नोई करके एक गैंग नेक्सस चलता है, और उस नेक्सस से प्रभावित अमन साहू गैंग है जो झारखंड में एक्टिव है। उस गैंग से प्रभावित मयंक सिंह करके एक व्यक्ति है जो आजकल धमकियां दे रहा है, जिसमें एक पप्पू यादव का भी नाम आया है, बिहार से सांसद है वो। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आपको कुछ जानकारी? देखिए, टीवी मैं भी देखता हूँ, सोशल मीडिया पर मैं भी हूँ, तो उतनी जानकारी मैं जानता हूँ जितने बाकी लोग भी जानते होंगे। बहुत विशेष रुचि मैंने नहीं ली है। मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट सोशल वर्क तो रहा ही है, साथ में पुलिस में टेररिज्म रहा है। तो आतंकवाद के केसेस को आज भी फॉलो करता हूँ, एनआईए में रहा हूँ, बड़े केसेस को मैंने हैंडल भी किया है, और वही मेरा इंटरेस्ट है।
अमन साहू या मयंक सिंह के बारे मतलब अभी तक मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान इस पर नहीं दिया है। जितना लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा या मीडिया में देखा वही मैं जानता हूँ। में? ठीक है सर, कल बीते दिन एक मामला सामने आया पप्पू यादव का, जिसमें पप्पू यादव ने पुलिस में कंप्लेंट भी लिखाई, डीजीपी को शिकायत भी दी कि उन्हें थ्रेट्स मिल रहा है लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से, और बाकी कई लोगों के नाम का भी जिक्र किया, फ़ोन कॉल्स, रिकॉर्डिंग, बाकायदा सब कुछ उन्होंने दिया है सबूत के तौर पर, और अब वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। क्या ये खबर आप तक पहुंची है? खबर वैसे शायद कहीं दिखा होगा, बट जनरली देखिए सुरक्षा की जो बात है, सुरक्षा देना सरकार का दायित्व है और हर व्यक्ति को सरकार सुरक्षा देने का प्रयास करती है। उसमें भी जो कैटेगरी है, जैसे एमपी हैं, एमएलए हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनका तो स्टैंडर्ड फिक्स है कि उसमें यदि कोई स्पेसिफिक थ्रेट किसी को होता है तो उसका आकलन सरकार की जो समिति है, सुरक्षा समिति करती है और समय समय पर उनकी कैटेगराइजेशन के हिसाब से सिक्योरिटी दी जाती है। अब मैं ये टेक्निकल तौर पर आपसे समझना चाहती हूँ कि ऐसी स्थिति में क्या होता है, मतलब क्या थ्रेट का लेवल क्या है, ये चेक किया जाता है, कौन इसको रिलीज करता है, ऑर्डर क्या होता है? नहीं देखिए, इसमें जनरली जब भी ऐसा कोई शिकायत आती है, ऐसा कोई रिक्वेस्ट आता है, तो उसमें एक कमेटी है सरकार की, जिसमें आईजी सिक्योरिटी भी हैं, डीजीपी हैं, लोग मिलकर उसमें देखते हैं कि थ्रेट की रियलिटी कितनी है। स्पेशल ब्रांच के भी लोग रहते हैं, तो ग्राउंड से इंटेलिजेंस और जो क्रेडिबिलिटी ऑफ थ्रेट, उसके हिसाब से आकलन होता है कितनी आवश्यकता है। हो सकता है कि उसमें वाई कैटेगरी की आवश्यकता हो तो उसके हिसाब से होता है, और अधिक आवश्यकता है जिसमें थ्रेट इतना रियल हो तो वो भी दिया जाता है। जैसे पप्पू यादव के पास अभी वाई कैटेगरी की सुरक्षा है, वो Z+ मांग रहे हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में जिस तरीके का थ्रेट है उनके पास, उनको दिया जा सकता है? देखिए, थ्रेट की एनालिसिस तो कमेटी करेगी और जो भी है बहुत प्रोफेशनली इसको किया जाता है, उसके हिसाब से ही निर्णय लिया जाता है। उसके हिसाब से ही निर्णय लिया जाता है। ठीक है, शुक्रिया आज हमसे बातचीत करने के लिए, और तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, ABP न्यूज़, पटना।